हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। यहाँ पर हम लोग 8 MCQs को डिस्कस करेंगे और ये वो चुनिंदा MCQs हैं जो कि पिछले दिनों न्यूज़ में जो खबरें रही हैं ना, उनमें से हमने आपके लिए वाले क्वेश्चंस बनाकर आए हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ आपसे कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, बल्कि उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिलेबस में जो पार्ट है और वो आपके क्वेश्चंस में आ सकता है, तो वही वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदा होता है, आपका करंट अफेयर हो जाता है। ठीक है, आपको जो न्यूज़ है वो पता चलती है, और जो न्यूज़ और करंट अफेयर में से जो भी क्वेश्चन, जो भी MCQs आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उस चीज़ के आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनका फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, तो कभी अगर आपका कोई भी न्यूज़ मानो कि छूट गया, ठीक है ना, कोई न्यूज़ अगर छूट भी जाता है, तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, हमारी सीरीज़ को, तो आपकी वो सारी न्यूज़ भी कवर हो जाएंगी, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव इसके अंदर ऐड किया है कि हम लोग हर महीने का, जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी चल रहा है मंथ का। ठीक है, तो उस मंथ में जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे, जितने न्यूज़ आएंगे इंपॉर्टेंट, उनसे जितने क्वेश्चंस बनेंगे और उनकी जो वीडियोस के जो नंबर होंगे वो हम यहाँ पर लिखा करेंगे, जैसे वीडियो नंबर 1, 2। ठीक है, हर महीने की इस तरह से लिखेंगे। मई के बाद क्या आता है, जून आता है। ठीक है, तो फिर जून में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे 1, 2, 3, जितनी भी वीडियोस बनती हैं 10, 15 हर महीने में हम लोग, जिससे कि आप जब लोग रिवीजन करेंगे अपने करंट अफेयर्स की प्लस MCQs की, तो वो आसानी से कर सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन न्यूज़ FWD 200। FWD 200 जो है वो इंडिया का पहला इंडिजीनियस है क्या? ठीक है ना, FWD 200B भारत का पहला विकसित स्वदेशी है। क्या है स्वदेशी? क्या ये अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, मतलब बम वर्षक मानव रहित विमान है, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी है, या एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत है, या एंटी मिसाइल सिस्टम है? इसमें से क्या है? तो इसका सही आंसर है अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब देखो, जिन बच्चों को नहीं पता था उन बच्चों के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि ये वाली जो है वो नई चीज़ आई है। ये एक नया एयरक्राफ्ट है, अभी अभी जो है ये खबरों में छाया हुआ है। क्या छाया हुआ है कि FWD 200B नाम का एयरक्राफ्ट इंडिया ने डेवलप करा है, और इंडिया में ही ये इंडिजीनियसली बनाया गया है। और इंडिया की कंपनी कौन सी है? इंडिया की कंपनी है, बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका कि नाम है फ्लाइंग वेज करके। ठीक है, क्या है? फ्लाइंग वेज। ये भूलना नहीं है नाम, ये कि फ्लाइंग से याद रखना है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट किसने बनाया? फ्लाइंग नाम की कंपनी ने बनाया। ठीक है, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इसने बनाया है, और ये इंडिया ने इंडिजीनियसली बनाया है, और वो भी पहली बार बनाया है। इंडिजीनियसली का मतलब है कि स्वदेशी, अपने ही देश में बना हुआ है। ठीक है, और ये होता क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट है जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं ड्रोन से। ठीक है, किससे कर सकते हैं? ड्रोन से कर सकते हैं। ये किस काम आएगा? सर्विलेंस के काम आएगा। अब इसकी जो रेंज है 200 किलोमीटर तक की है। इसमें मिसाइल वगैरह जो है ना, वो सब भी इसके अंदर रख सकते हैं, जिससे कि जो भी दुश्मन का टारगेट होगा उस पर मार करी जा सकती है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और ये खबर भी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे भारत में बना है, पहला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तो क्वेश्चन देखने से पहले अपने चैनल के बारे में जान लेते हैं। हमारे चैनल पे GS के MCQs चल रहे हैं, जो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ। ये वही सीरीज़ है, आपको पता चल गया होगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं, वैसे वाले क्वेश्चंस यहाँ करवाते हैं। ऐसे ही पॉलिटी की MCQ सीरीज़ है, वो भी चल रही है। उसमें हम लोग 10 MCQs को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, पूरे फंडामेंटल आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी NCERTs की भी सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर एक सीरीज़ है जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस होता है। डिटेल एनालिसिस मतलब आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही है, ये दोनों बच्चों के लिए है ये। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिर उन चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि MCQs जो बनते हैं आपके एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं, उनकी अलग से सीरीज़ है।
ठीक है। जिसे शॉर्ट में करना है, मानो टाइम नहीं है एग्ज़ाम का, तो वो वाले बच्चे ये वाली MCQs की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल पर, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अगर आप जाकर दूसरे कोचिंग यूट्यूब वाले में देखोगे, यूट्यूब जो चैनल है उन पर देखोगे, तो उनकी जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर एकदम फ्री है। अब अगला है ट्रिक्स का। ट्रिक्स में 5 MCQs कराते हैं। ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के होते हैं ये। और ये हमने अपने खुद के अनोखे तरीके से आपको करवाते हैं, जैसे फ़न में याद करते हैं, है ना। याद करने के बहुत तरीके होते हैं, तो उनमें हमने अपना तरीका यहाँ पर पुट करा है। अच्छा, अगली सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स मंथली। यहाँ पर आपको पूरे मंथ के, पूरे महीने के करंट अफेयर मिल जाते हैं। एक छोटी सी आप इसको मैगज़ीन का रूप दे सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग वन लाइनर में आपको पूरे महीने के न्यूज़ जो है वो पता चल जाते हैं। अप्रैल की जो करंट अफेयर है आ चुके हैं, और यहाँ पर सिर्फ 70 वन लाइनर है, आप जाकर इनको देख सकते हैं। इसी तरह से मेंस टॉपिक्स है। अभी हमारी मेंस टॉपिक की एक आई है इंडिया और नेपाल के रिलेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया और नेपाल का, आप जाकर इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो कि शुरू से आंसर राइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और हमारे चैनल पर जाइए, हमारी कम्युनिटी है, वहाँ पर हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। और एक हमारी जो सीरीज़ है वो है हमारी शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ये पूरा जितना भी जो सीरीज़ है, वीडियोस हैं, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए हैं, तो दोनों को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए और फ़ायदा उठाइए। चलिए अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्ट नाइल फीवर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेस्ट नाइल फीवर के संबंध में यहाँ पूछा है सही है। अब देखो, वेस्ट नाइल फीवर जो है ना, ये फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो अब न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। अब बताओ ज़रा, पहला ऑप्शन है कि क्या ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है, यानी मच्छर से होने वाली बीमारी है, या फिर इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, क्या वो वेस्ट नाइल वायरस का प्राकृतिक मेज़बान माने जाते हैं, क्या ऐसा है। तीसरा ऑप्शन है नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, क्या इसमें मनुष्य से मनुष्य में ये नहीं फैलता, या फिर ये सारे ही सही हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ, ये सारे ही सही हैं। अब देखो, खबर क्या थी? खबर ये थी कि हमारा जो स्टेट है, केरला राज्य जो है, केरला राज्य में अभी वेस्ट नाइल फीवर के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। क्या जारी कर दिया गया है? अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब देखो, केरला से उठी है ये खबर, इम्पॉर्टेंट है। और ये किससे होती है? हमें ऑप्शन से ही पता चल चुका है कि ये वायरस से होती है, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, वायरस से होती है। और वेक्टर कौन है इसमें? इसमें वेक्टर है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ये क्या है? मच्छर जनित है। ये भी हमने अपने इसके अंदर देख लिया है, ऑप्शन के अंदर देख लिया है, ठीक है ना। कहाँ देखा है हमने? अभी अब जो ऑप्शन पढ़े हैं उनमें हमने इसको देख लिया है। अच्छा, अब मच्छर इसमें है कौन सा? मच्छर इसमें है क्यूलेक्स स्पीशीज़ का। ये ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ है? क्यूलेक्स की स्पीशीज़ है, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं, पक्षी इसमें रिजर्वायर हैं। अब देखो ये काम कैसे करता है कि माना यहाँ पे एक मच्छर है कोई, ठीक है। अब ये है तो मच्छर, अब मच्छर ने किसको काटा? मच्छर ने काटा पक्षी को, ठीक है। किसको काटा? पक्षी को काट लिया। अब जब पक्षी को काट लिया तो पक्षी के अंदर पहले से ही क्या था? वो वायरस था। तो क्योंकि पक्षी क्या है? रिजर्वायर है। अब इस जो मच्छर है उसके अंदर ये वायरस क्या हो गया? एंटर कर गया। अब जब ये मच्छर जो है, मॉस्किटो है, किसी ह्यूमन को काटेगा या फिर किसी एनिमल को काटेगा, तो वहाँ पर ये क्या होगा? ये डिज़ीज़ फैल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डिज़ीज़ यहाँ पर फैलती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो इसका सही आंसर क्या है? हाँ, लेकिन एक चीज़ थी यहाँ पर कि नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यहाँ पर नहीं है, इंसान से इंसान में नहीं फैलती है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिकल विथ पंजेंट ऑर्डर दैट वाज वाइडली यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ अ टीयर गैस। तीखी गंध वाला वह कौन सा रसायन है?
तीखी गंध वाला। ठीक है, क्या पूछा है, तीखी गंध वाला कौन सा रसायन है जो कि व्यापक रूप से प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान आंसू गैस के रूप में प्रयोग किया गया था। तो क्या ये क्लोरोफॉर्म है या क्लोरोपिक्रिन है या एसीटोन है या फिर फिनोल है? तो इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोपिक्रिन है। अब देखो ये खबर में क्यों आया है, ये खबर में इसीलिए आया है क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या हुआ है, आपको पता होगा कि यूक्रेन है ना, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये दोनों देश एक दूसरे को ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आपने क्लोरोपिक्रिन यूज़ करा है, ये वाला जो रसायन है वो रसायन जो है आप लोगों ने वो यूज़ करा है। ठीक है, अब तो क्लोरोपिक्रिन हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी केमिकल जो कि टॉक्सिक हो, मतलब जहरीला हो, ठीक है ना, क्या हो, जहरीला हो, जिससे कि ह्यूमन को, मानव को जो है बहुत नुकसान हो, उस वाले इस तरह के अगर वॉर में ये चीज़ें यूज़ करी जाए, मतलब युद्ध में अगर ये चीज़ें यूज़ करी जाएँ तो ये इनको नाम दिया जाता है केमिकल वेपन का, मतलब कि रासायनिक हथियारों का। ठीक है, अब ये रासायनिक हथियार होते क्या हैं, रासायनिक हथियार वो हथियार हैं जहाँ पर किसी केमिकल का यूज़ करा जाता है और वहाँ पर जो इंटेंशन होती है, ठीक है ना, इंटेंशन क्या होती है कि दूसरे की डेथ करना, मतलब किसी को मारने की, क्योंकि वॉर है तो सीधी सी बात है इंटेंशन तो डेथ ही होगी, यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने की क्या होगी, यहाँ पर भावना होगी, तो वो हो गया केमिकल वेपन। अब इसके लिए कई सारी कन्वेंशन भी बना रखी हैं। अब जैसे केमिकल वेपन है ऐसे ही बायोलॉजिकल वेपन भी होता है। अब बायोलॉजिकल वेपन में जो है क्या यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया यूज़ कर लिया, वायरस यूज़ कर लिया, इस तरह से यूज़ करे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको केमिकल वेपन समझ में आ गया होगा। और क्लोरोपिक्रिन क्या है, ऐसा ही एक केमिकल है जिससे कि क्या है, जो वॉर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये यूज़ करा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड रशिया आर इम्प्लीमेंटिंग द रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब भारत और रूस निम्नलिखित में से किस देश में, यहाँ रोपुर आएगा, ठीक है, रोपुर ठीक कर लेना, परमाणु ऊर्जा परियोजना को लागू कर रहे हैं। क्या ये लोग, भारत और जो रूस है, ये दोनों मिलकर ये परमाणु ऊर्जा परियोजना जिसका नाम रोपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है उसको नेपाल में बना रहे हैं, बांग्लादेश में, भूटान में या फिर श्रीलंका में, कहाँ बना रहे हैं, तो ये लोग बना रहे हैं इसको बांग्लादेश में बना रहे हैं। ठीक है, अब ये खबर ये थी यहाँ पर कि भारत ने, जो हमारा देश है इंडिया ने रुपये को नियंत्रित करने के लिए रूस के लिए बहुत सारे निवेश करने के लिए विकल्प खोल दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन क्या बना लिया, अब देखो यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं कि आपके लिए भी क्वेश्चन बन सके, तो यहाँ से हमने आपके लिए क्या क्वेश्चन बनाया है, ये रुपुर वाला क्वेश्चन बनाया है। ये पहला इनिशिएटिव है, ऐसा पहली ऐसी शुरुआत है जिसमें कि इंडिया और रशिया दोनों की दोनों एक साथ आए हैं और वो बांग्लादेश को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाने में किसकी, बांग्लादेश की हेल्प करी जा रही है। तो ये ऐसी पहली बार है ये वाली चीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी ये भी पूछा जा सकता है, वो होगी 1200 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। और ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, किसका होगा, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, यानी बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना ये होगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रफा बॉर्डर को लेके। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इज़ द सोल क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किन दो देशों, यहाँ पे वो दो देश पूछे गए हैं जिनके बीच में ये जो क्रॉसिंग है ये पड़ती है। क्या ये इजिप्ट और इज़राइल के बीच में पड़ती है, या गाज़ा स्ट्रिप और इज़राइल में पड़ती है, या गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट में पड़ती है, या इज़राइल और जॉर्डन में पड़ती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट। ठीक है,
क्या है, गाज़ा स्ट्रिप और इजिप्ट। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या था, जो खबर थी वो ये थी कि हमास जो है आपको पता होगा कि हमास और इज़राइल इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है कि नहीं है। अब इनमें सीज़ फायर मतलब युद्ध विराम की बातें कही गई हैं। तो वो जो युद्ध विराम की बातें हैं ये इजिप्ट और कतर ने कही है, तो उसको हमास ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इज़राइल की तरफ से अभी ऐसी कोई स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं आई है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि रफ़ा बॉर्डर हमें पता हो, क्योंकि रफ़ा बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इस चीज़ के लिए आपको पता होगा कि गाज़ा स्ट्रिप है ना, गाज़ा स्ट्रिप आपको पता होगी। तो गाज़ा स्ट्रिप का एकदम साउदर्न पॉइंट यहाँ पर एकदम दक्षिणी भाग जो है ना, इधर की तरफ क्या पड़ता है, गाज़ा पट्टी का एकदम बिल्कुल दक्षिणी पार्ट है यहाँ पर। तो ये है आपका यहाँ पर रफ़ा बॉर्डर पड़ता है, क्या पड़ता है, रफ़ा बॉर्डर। और ये बॉर्डर खुलता किस में है इधर की तरफ है इजिप्ट यानी मिस्र पड़ता है। ठीक है, मिस्र में खुलता है ये। ठीक, और इधर की तरफ क्या पड़ता है, इधर की तरफ पड़ता है इज़राइल। तो ये कहाँ हो गया, ये हो गया इजिप्ट में खुलने वाला रफ़ा बॉर्डर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट था तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। रफ़ा बॉर्डर 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है। अगला देख लेते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द पेरियार रिवर। निम्नलिखित में से पेरियार नदी के संबंध में कौन से कथन सही है, यहाँ पर सही पूछा है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, क्या ये सही है। ये ओरिजिनेट होती है शिवगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट तमिलनाडु, मतलब ये नदी जो है तमिलनाडु में पश्चिम घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। या फिर ये पेरेनियल रिवर है, ये मतलब ये बारहमासी नदी है। कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट हैं वो सारी स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु और केरला इन दोनों के बीच में मुल्ला पेरियार डैम को लेकर जो है आपको पता है कि विवाद चल रहा है ना। तो अब खबर तो ये वाली थी मुल्ला पेरियार डैम की, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या बनाया है, पेरियार रिवर का बनाया है, क्योंकि पेरियार रिवर पूछी जा सकती है। तो देखो अब पेरियार रिवर सबसे पहली बात तो क्या है, जी हाँ ये लॉन्गेस्ट रिवर है, किसकी, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है ये केरला की ही क्या है, ये केरला की ही लाइफ लाइन कही जाती है। ये पेरेनियल रिवर भी है, मतलब कि पूरे साल इसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, और ये जो नदी है ये पश्चिमी घाट की शिवगिरी हिल्स से निकलती है। ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ये सारी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी भी देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी अगर देखी जाए तो एक पहली ट्रिब्यूटरी है इसकी मुथीरा पूजा, क्या है, मुथीरा पूजा। ठीक है, और दूसरी है इसकी है मुल्लायार। ठीक है, एक है मुल्लायार, एक है मुथीरा पूजा, और एक है, यहाँ लिख लेते हैं, एक है चेरुथोनी। क्या है, चेरुथोनी। नाम थोड़े अजीब हैं, तो ये सारी मैं सहायक नदियाँ बता रही हूँ। ठीक है, ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदियाँ, चेरुथोनी, और एक है पेरिन जंगकुट्टी। अब देखो नाम थोड़े अजीब हैं लेकिन हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जहाँ फिर हम बैठ के सोचते हैं कि ये तो हमने कभी नहीं सुने। तो ये आपको मुंह से बोलने भी हैं और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इन नामों को जितना बोलोगे और नोट करके बार बार रिवाइज़ करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, क्योंकि पेरियार रिवर हमने बहुत सुनी, हाँ पेरियार रिवर केरला में होती है। ठीक है ना, लेकिन ना तो कई बच्चों को ये पता होता कि शिवगिरी हिल से निकलती है, ये केरला की लॉन्गेस्ट है। ठीक है, केरला की लाइफलाइन है, और ये इसकी सारी क्या है, ये है इसकी सहायक नदियाँ मतलब ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसकी। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली इन न्यूज़ पोर्ट बटान इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। चलिए, तो हाल ही में खबरों में रहा पोर्ट बर्टन। ठीक है, पोर्ट बर्टन कौन से देश में स्थित है। अब ये जो पोर्ट बर्टन है ना ये भी न्यूज़ में रहा है, तो क्या ये वियतनाम में है, फिलीपींस में, इंडोनेशिया या फिर सिंगापुर। तो ये देखो सही आंसर तो इसका होगा फिलीपींस में होगा। अब ये खबरों में क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो अडानी इंडस्ट्रीज़ है ना, आपको पता होगा, तो अडानी इंडस्ट्री ने क्या करा है कि उन्होंने फिलीपींस में इन्वेस्टमेंट किया है बहुत ज़्यादा। फिलीपींस देश है एक, है ना,
तो ये उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और वहाँ पर पोर्ट बटान को ये लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब आपको पता होगा कि ये जो अडानी गौतम है ये भारत के और एशिया के सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर के बड़े रईस आते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि क्योंकि हमारे देश से किसी बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है ना। और ये जो पूरा रीजन आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ, देखो ये आ गया इंडिया हो गया। अब इंडिया के बाद यहाँ पर इधर की तरफ जो एरिया पड़ता है ये साउथ चाइना सी का पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है फिलीपींस। तो इस फिलीपींस के बाद के पास ही पोर्ट बटान है यहाँ पर। अब ये एरिया वो आता है जो कि साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में अपनी प्रेजेंस यहाँ पर जो है वो दिखाता है। अब इंडिया की यहाँ पर प्रेजेंस हो जाएगी साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में पहले से ही क्या लग रहा है, झगड़ा लग रहा है। वो बोलते हैं कि चीन बोलता है यहाँ पे मेरा कब्जा है, फिलीपींस बोलता है मेरा है, वियतनाम बोलता है मेरा है। तो इस तरह का यहाँ पर पहले से ही है। अब इंडिया में से एक बड़ी सी कंपनी ने यहाँ पर अपना पोर्ट बना लिया। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि फिलीपींस में पोर्ट बटान जो है कौन सी कंपनी ने करा, किसने करा, कहाँ पर खोला। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म ओपन एयर प्रिजन हैज़ बीन वाइडली यूज्ड बाय द एकेडमिक्स, एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट टू कैरेक्टराइज द कंडीशन इन। कौन से क्षेत्र को दुनिया की सबसे बड़ी, देखो दुनिया की है सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल। अब देखो पहली बात तो ये ऐसी कोई जेल होती है, नहीं होती, हमने तो नहीं सुनी, लेकिन ये है रियलिटी में। ऐसी कंडीशंस बन चुकी हैं कि उस जगह को क्या बोला जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल कहा जाता है। और किसने कहा है, बहुत सारे एकेडमिक्स ने कहा है, एक्टिविस्ट ने कहा है, जर्नलिस्ट ने कहा है, ठीक है। तो क्या वो इजराइल में है, ईरान, यूक्रेन या गाज़ा स्ट्रिप। तो ये गाज़ा स्ट्रिप को ये नाम दिया गया है। अब देखो क्यों दिया गया है, अभी हमने गाज़ा स्ट्रिप में ना वो पढ़ा था क्वेश्चन कि यहाँ पर रफ़ा बॉर्डर है ना। अब गाज़ा स्ट्रिप पर जो है इज़राइल, ठीक है, इज़राइल क्या कर रहा है, लगातार हमले करे जा रहा है, ठीक है। अब गाज़ा स्ट्रिप पे इधर की तरफ क्या है, भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी आपको पता होगा, इधर की तरफ इजिप्ट है और यहाँ पर है पूरे में इज़राइल। तो गाज़ा स्ट्रिप पहली बात तो ये है कि तीनों तरफ से इज़राइल से ही घिरा हुआ है, इज़राइल ने पूरी नाकाबंदी कर रखी है। तो पहली बात तो एक जो है जहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, कोई कहीं नहीं जा सकता तीन तरफ से। और यहाँ पर चौथी तरफ क्या हो गई, ये इजिप्ट हो गया। तो एक तरफ क्या होगी, पूरी नाकाबंदी होगी इस पूरे इलाके में, हो गई नहीं हो गई। तो पहला तो जो स्टेटमेंट है वो ये हो गई है यहाँ पर कि ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग बाहर नहीं निकल सकते, ना ही कोई आ सकता, उसे जेल ही कहा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिजली नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, ठीक है ना ही लोग दूसरे देशों में जा सकते हैं, कोई किसी की कोई एंट्री नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है, युद्ध की बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग खुले में रहने को यहाँ पर मजबूर हैं। तो इसी एरिया को, इसी गाज़ा स्ट्रिप मतलब गाज़ा पट्टी को क्या बोला गया है, खुली हवा वाली जेल कहा गया है। तो देखो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं, जिससे कि आपको भी ये नॉलेज हो जाए कि ओपन एयर प्रिजन क्या है। तो ओपन एयर प्रिजन वही वाला एरिया है जहाँ पर गाज़ा पट्टी जो है वो है, ठीक है, मतलब इज़राइल और इसका युद्ध चल रहा है, उस एरिया को ये कहा जा रहा है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेशन में आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बच्चों के साथ भी उनको ये बताएं कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।